Hello students, welcome back to the channel, and in this video we are going to complete chapter 1 of class 10th and this is our part 4th. Part 3 में हमने काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं कंप्लीट कर ली हैं, रिसोर्सेज की, डेवलपमेंट की, लैंड डिग्रेडेशन की एंड लैंड रिसोर्सेज की। तो ये लास्ट पार्ट है आपका इस चैप्टर का। जिसने ये वीडियो अभी तक तीनों पार्ट्स नहीं देखे हैं वो एक बार वो तीनों पार्ट्स देख ले। एंड दिस इज द फाइनल पार्ट एंड दिस पार्ट इज अबाउट द सोइल्स ऑफ द इंडिया। हम अपने सोइल्स के बारे में बात करने वाले हैं। ओके, सो यहाँ पर हमने बात करनी है सोइल एज अ रिसोर्स। लास्ट पार्ट में हमने बात की थी लैंड रिसोर्सेज की, अब हम बात करेंगे सोइल एज अ रिसोर्स की। ओके, तो सोयल इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। रिन्यूएबल है ऑफ कोर्स, आप अभी कुछ खेती कर रहे होते हो, फिर आप दूसरी खेती कर रहे होते हो, या आपको ये चीज़ अभी किसी सोयल पे आपने कुछ चीज़ बनाई, दूसरे दिन आपको कुछ और बनाने का मन किया, तो यू कैन रिन्यू इट, रिफिल इट। ओके, it is the medium of plant growth and support different types of living organism on the earth। बहुत सारे जो living organism हैं उनके लिए क्या मीडियम है यहाँ पर रहने का, सपोर्ट कौन करता है? सोयल करता है। एंड द सोयल इज अ लिविंग सिस्टम। सो it takes million of years to form soil up to a few centimeter in depth। ओके, इसमें millions साल लग जाते हैं, millions of years लग जाते हैं। ओके, रिलीफ, पेरेंट रॉक और बेड रॉक जिसको बोलते हैं, क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ एंड टाइम आर इम्पोर्टेंट फैक्टर्स इन फॉर्मेशन ऑफ सोयल। तो सोयल की फॉर्मेशन में किस किस चीज़ का हाथ होता है? वहाँ के रिलीफ का, उस पेरेंट रॉक का जहाँ से वो बनी है, क्लाइमेट क्या है कि कैसे जो है क्लाइमेट है, वहाँ पर सनी क्लाइमेट है तो मिट्टी कैसी होगी, उसके बाद वहाँ पर वेजिटेशन क्या हो रही है, और लाइफ क्या है, फॉसिल फ्यूल्स क्या है, और फिर टाइमिंग। तो ये सब चीज़ें जो है इम्पॉर्टेंट होती हैं और इसमें मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं सोयल फॉर्मेशन में। ऐसे नहीं है कि 2 साल में नई मिट्टी बन जाती है। ओके, उसके बाद वेरियस फोर्सेस ऑफ नेचर सच एज टेम्परेचर में चेंज, और रनिंग वाटर कैसे आ रहा है, विंड कैसे चल रही है, ग्लेशियर्स कैसे हैं, एंड डिकम्पोजर्स की एक्टिविटीज़ क्या है, वो सब चीज़ें भी कहाँ कंट्रीब्यूट करती हैं? सोयल के फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूट करती हैं। तो अगर आपका सीधा सीधा क्वेश्चन आता है सोयल फॉर्मेशन के जो है आपको वेरियस जो है फोर्सेस लिखने हैं, सो दीज आर द this is the answer, this point is the second point is the answer of your question। ओके, उसके बाद केमिकल चेंजेस, ऑर्गेनिक चेंजेस जो होते रहते हैं वो भी इम्पोर्टेंट है। सोयल ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ, जो है सोयल में क्या क्या होता है, इनऑर्गेनिक मैटर भी होते हैं और ऑर्गेनिक जिसको हम ह्यूमस बोल देते हैं वो मैटर भी होता है। अब हम अगर क्लासीफाई करें कि किस किस बेस पर हम जो है सोयल को क्लासीफाई कर सकते हैं, तो उसमें जो है बहुत सारी प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, उसके कलर क्या है, उसकी थिकनेस क्या है, उसका टेक्सचर क्या है, बहुत पतली है या बारीक है या बहुत मोटी है, कोर्स है, तो वो चीज़ आ जाती है। उसके बाद वो कितने टाइम पहले बनी है, नई मिट्टी है या पुरानी मिट्टी है, उसकी केमिकल या फिजिकल प्रॉपर्टीज कितनी कौन कौन सी हैं, तो वो क्या करती हैं, अलग 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 चीज़ें हम एक सोयल को जो है देखते हैं। कोई सोयल बहुत ज़्यादा ब्लैक है, कोई सोयल रेड कलर में है, तो ये सब चीज़ें क्या करती हैं, रिस्पॉन्सिबल होती हैं हम जिससे सोयल को डिवाइड कर देते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में। और अब हम जो है मेन पार्ट इस चैप्टर का करने वाले हैं, दैट इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोयल वी आर गोइंग टू स्टडी। ओके, दिस इज द डायग्राम जहाँ पर आपको दिखाया गया है कि दिस इज द टॉप सोयल जो अपर लेयर है। उसके बाद सब सोयल जो कि सैंड, सिल्ट, क्ले है, देन पेरेंट रॉक मटेरियल जो वेदर्ड है, एंड जो अनवेदर्ड है वो पेरेंट बेड रॉक है। क्लासिफिकेशन ऑफ सोयल, अगर हम बात करें इंडिया की, तो यहाँ पर इतने सारे रिलीफ फीचर्स हैं, लैंड फॉर्म्स हैं, क्लाइमेट है, वेजिटेशन टाइप है, तो अलग अलग सोयल तो आपको ऑफ कोर्स मिलेगी। ओके, आप थोड़ा सा घूम के आए 100 किलोमीटर, उसी में आपको थोड़ा चेंज मिल जाएगा। ओके, सो एलुवियल सोयल इज द जो आपका मेन इम्पॉर्टेंट है, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोयल ऑफ आवर कंट्री इज द एलुवियल सोयल, और सबसे ज़्यादा भी यही है। ओके, सो दिस इज द मोस्ट वाइडली स्प्रेड एंड इम्पॉर्टेंट सोयल, क्योंकि आपकी खेती यहीं पर सबसे ज़्यादा होती है, फर्टाइल सोयल होती है। ओके, क्यों? क्योंकि डिपोजिशन होता है गंगा रिवर का, इंडस रिवर सिस्टम का, ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम का, और वहीं से जो है ये फैलती है। ओके,
सो द एंटायर नॉर्दर्न प्लेन्स, जो आपके नॉर्दर्न प्लेन्स हैं, अब नॉर्दर्न प्लेन्स क्या है वो सब आपने पढ़ा है, आगे भी आप पढ़ेंगे। तो अभी सिर्फ इतना सोयल के लिए जान लीजिए कि जो इंटायर नॉर्दर्न प्लेन है हमारे, और वो किसके बने होते हैं, एलुवियल सोयल के बने होते हैं। एंड ये इंपॉर्टेंट रिवर सिस्टम कौन कौन से हैं, इसमें तीन, इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। ओके, और ना ही सिर्फ नॉर्दर्न प्लेन में कि आपका मेन बल्कि राजस्थान एंड गुजरात तक भी फैले हुए हैं। अदरवाइज ये आपको मिलेंगे यूपी में, पंजाब में, हरियाणा में, दिल्ली में, और उसके बाद कुछ राजस्थान तक फैला हुआ है, और कुछ पार्ट गुजरात का भी एलुवियल सोयल में ही आता है। Alluvial soil is also found in eastern coastal plains। आपके ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में जो है, पर्टिकुलरली जहाँ महानदी का डेल्टा है, गोदावरी का डेल्टा है, एंड कृष्णा एंड कावेरी रिवर्स। तो आप देख रहे हैं जहाँ पर नदियां हैं, मतलब कि क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्टेड जो सोयल है ये, जो नदियों के द्वारा जो है आ रही है। ओके, सो दिस इज द एलुवियल सोयल फीचर्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सोयल है, सबसे ज्यादा फैली हुई है। तीन रिवर सिस्टम इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। राजस्थान एंड गुजरात में भी छोटे छोटे पैचेस इसके आपको मिल जाएंगे। उसके बाद आपको ये ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में मिलेगी, और वहां पर किस किस नदी के नाम आ रहे हैं वो याद रखने हैं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। अब इसमें होता क्या क्या है, अभी हमें पता तो चल गया कि ये ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये रिवर सिस्टम इससे अटैच है। अब बनी किस चीज की होती है, सैंड, सिल्ट एंड क्ले। सैंड, सिल्ट एंड क्ले। ओके, जैसे जैसे आप रिवर वैलीज के थ्रू जाओगे तो आपको सोयल पार्टिकल्स बिगर दिखाई देंगे। उसके बाद अगर आप जाओगे इन द अपर रीचेस ऑफ रिवर वैली, जहाँ पर ब्रेक होता है स्लोप का, जहाँ पर स्लोप जो है ब्रेक होती है, वहां पर सोयल थोड़ा कोर्स है, मोटी है। ओके, such soil are more common in Piedmont plains such as Dwars, Shoals and Tarai। ये चीजें आपको याद रखनी है, जो आपके लैंड फॉर्म्स हैं, सोयल फॉर्म्स हैं, वो आपके क्या क्या होते हैं। Apart from the size of their grains and components, soils are described on the basis of their age। अब वो उसके दाने जो है मोटे हैं या पतले हैं, उसके अलावा भी हम उसकी एज के बेसिस पर भी इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। उसमें होता है ओल्ड एलुवियल सोयल एंड न्यू एलुवियल सोयल। ओल्ड को हम बांगर बोलते हैं और न्यू को हम खादर बोलते हैं। बांगर इतनी फर्टाइल नहीं होती है क्योंकि उसमें कंकर जो है आ जाते हैं, लेकिन जो खादर होती है, खादर एलुवियल सोयल, ये बहुत फर्टाइल होती है, क्योंकि जहाँ पर भी फ्लड प्लेन्स होते हैं वहां पर ये बनी होती है। ओके, सो द बांगर सोयल हैज हाई कंसंट्रेशन ऑफ कंकर नोड्यूल्स। ठीक है, कंकड़ पत्थर होते हैं, एंड इट हैज मोर फाइन पार्टिकल्स। खादर के पास मोर फाइन पार्टिकल्स है, एंड इट इज मोर फाइन फर्टाइल देन बांगर। तो अगर क्वेश्चन आता है कि विच वन इज फर्टाइल, मोर फर्टाइल, सो खादर इज मोर फर्टाइल देन बांगर, एज इट इज न्यू एंड दैट इज ओल्ड एलुवियल सोयल। अगर हम एज अ होल की बात करें तो alluvial soil as a whole are very fertile, and it has adequate जो proportion है वो किस किस चीज का है, पोटाश, फॉस्फोरिक एसिड एंड लाइम। और ये किस चीज के लिए आइडियल होते हैं, शुगर केन की ग्रोथ के लिए, पैडी की ग्रोथ के लिए, जो आपका धान है, गन्ना है, गेहूं है, दालें हैं, उन सब चीजों के लिए जो आइडियल चीजें हैं, पोटाश, फॉस्फोरिक एसिड एंड लाइम, वो तीनों ही तीनों एलुवियल सोयल में अवेलेबल होते हैं। ड्यू टू इट्स हाई फर्टिलिटी, और क्योंकि ये हाई फर्टाइल है, तो जो रीजन है, जो एलुवियल सोयल के रीजन है, वो ऑफ कोर्स वहां पर क्या होगा, पॉपुलेशन भी ज्यादा होगी, बिकॉज जब सोयल अच्छी है, खाना अच्छा है, तो लोग भी वहां पर आएंगे, तो पॉपुलेशन डेंसिटी भी ज्यादा होगी, और वो कल्टीवेशन भी वहां पर ज्यादा होगा। अगर हम बात करें ड्रायर एरिया में, तो सोयल वहां पर थोड़ी अल्कलाइन हो जाती है अगर कंपैरिजन किया जाए नॉर्मल एरियाज का, एंड कैन बी प्रोडक्टिव, और उसको प्रोडक्टिव बनाया जा सकता है जब उसको इरिगेशन दिया जाए एंड उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जाए। ओके, दिस इज द पिक्चर ऑफ एलुवियल सोयल, जहां पर आपको दिख रहा है
थोड़े मोटे मोटे दाने भी दिखेंगे आपको और खेती हो रही है। अच्छी मिट्टी इसको बोला जाता है, बहुत अच्छी मिट्टी होती है ये। अब आते हैं बात ब्लैक सोयल। अब ब्लैक सोयल को रेगुर सोयल भी बोलते हैं। ब्लैक से पता चल रहा है आपको कि ब्लैक इन कलर है, ठीक है, और इसको रेगुर सोयल भी बोलते हैं। और एक बात तो पक्की याद कर लीजिए, बार बार एग्जाम में आता है, दैट इट इज आइडियल फॉर ग्रोइंग कॉटन, सो इसलिए इसको ब्लैक कॉटन सोयल भी बोलते हैं। ओके, इट इज बिलीव्ड दैट, और माना जाता है कि क्लाइमेट कंडीशन जो रही है इसके पेरेंट रॉक के साथ, वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा है इसके फॉर्मेशन में। ओके, और ये जो है लावा फ्लोज से इसको बोला जाता है कि लावा के फ्लो से ये बनी हुई है, इसको लावा सोयल भी बोल देते हैं। ओके, और ये कहाँ कहाँ पर है? महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। उसके बाद फिर थोड़ा साउथ ईस्ट डायरेक्शन में जहाँ पर गोदावरी और कृष्णा वैलीज हैं वहां पर भी है। ओके, एक्सट्रीमली जो है क्लेई मटेरियल की बनी होती है। तो क्या होता है, इसमें क्ले होता है, और क्योंकि क्ले है तो ये क्या है, मॉइस्चर को भी बहुत ज़्यादा पकड़ कर रखती है। तो इसके पास कैपेसिटी होती है टू होल्ड मॉइस्चर, और मॉइस्चर है तो रिच होगा, सोयल न्यूट्रिएंट्स भी हैं जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटाश, लाइम, और इसीलिए खुद को जो है क्रैक्स भी अपने अंदर बना लेती है, और उसमें जो है आपका जो मॉइस्चर होता है पकड़ कर रखती है। तो इसलिए इसके पास एक प्रॉपर्टी भी होती है सेल्फ प्लगिंग, ठीक है, खुद को प्लग भी कर लेती है खुद ही। एंड सो रिचनेस हमें पता चल गई कि किस किस चीज में है, न्यूट्रिएंट्स हैं, कैल्शियम कार्बोनेट है, मैग्नीशियम है, पोटाश है, लाइम है, बट फॉस्फोरिक कंटेंट्स में पुअर होती है। डीप क्रैक्स मैंने आपको बताया हॉट वेदर में डीप क्रैक्स बना लेती है। एंड दी सोइल्स आर स्टिकी व्हेन वेट, जब वेट होती है तो बहुत स्टिकी होती है, और उस टाइम पर जब गीली हो जाएगी तो फिर कैसे काम होगा, तो इसलिए जो है काम की नहीं रहती है, उस टाइम पर काम करना इसमें बहुत डिफिकल्ट होता है। Immediately, it is difficult to work on unless tilled immediately after the first shower or during the pre-monsoon period. Okay, these are the some images of black soil. तो इस तरह की आपकी black soil दिखती है जो आपकी यहाँ पे वेट है फिर थोड़ा ड्राई होती है तो ऐसे क्रैक्स बना लेती है। इसके 3-4 नाम आपको याद रखने हैं, लावा सोयल, रेगुर सोयल, ब्लैक कॉटन सोयल, ठीक है। अब बात करते हैं रेड एंड येलो सोयल। तो रेड एंड येलो सोयल जो है आपका नाम से ही पता चल रहा है कि इग्नियस रॉक्स हैं, क्रिस्टलाइन है। कहाँ पर होती हैं? जहाँ पर रेनफॉल बहुत कम होता है, एंड दैट इज द पार्ट ऑफ ईस्टर्न एंड साउथर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू। येलो एंड रेड सोइल्स आर ऑल्सो फाउंड इन, अब साउदर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू फर्स्ट वन हो गया, देन उड़ीसा, छत्तीसगढ़, और उसके बाद थोड़ा साउदर्न पार्ट ऑफ मिडल गंगा प्लेन, और थोड़ा वेस्टर्न घाट्स पे भी आपको इस तरीके की सोयल देखने को मिल जाएगी। मतलब कि एक कॉन्टिन्यूस पैटर्न नहीं है, थोड़ी 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 आपको मिल रही है। और रेड कलर क्वेश्चन यहाँ पर बनता है जो इम्पोर्टेंट होता है कि रेड क्यों है और येलो क्यों है। तो अगर हाइड्रेटेड फॉर्म में है, तो अगर जो ये सोयल है वो हाइड्रेटेड फॉर्म में है तो भाई ये येलो दिखेगी। और अगर यहाँ पर जो है रेड की बात आए कि रेड क्यों है, तो आयरन क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक है, डिफ्यूजन हो रहा है आयरन का, तो क्या हो जाएगी, वो लाल कलर दिखाएगी, ठीक है। तो रेड इज ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ आयरन एंड येलो ड्यू टू हाइड्रेटेड फॉर्म। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसका बन जाता है। उसके बाद इसकी लोकेशन आप याद कर सकते हैं। These are the pictures. And then come लेटराइट सोयल। लेटराइट सोयल जो है सबसे ज्यादा आपकी ब्रिक बनाने के काम आती है, और इसका जो है मीनिंग भी जो है ब्रिक दिया हुआ है, ठीक है। बनती कैसे है, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट से बनती है विथ अल्टरनेट वेट, कभी गीला सूखा होता रहता है। ओके, लीचिंग की वजह से जब बारिश हो जाती है और फिर लीचिंग होती है उसी की वजह से ये बनती है। तो क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है विच सोयल इज फॉर्म ड्यू टू लीचिंग, सो दैट इज लेटराइट सोयल। ब्रिक बनाने के लिए भी लेटराइट सोयल यूज होती है। एसिडिक नेचर में होती है बिकॉज इसका पीएच जो है वो 6 से कम होता है, लेस देन 6 है, तो इट इज एसिडिक। ओके, अब एसिडिक है तो थोड़ा प्लांट न्यूट्रिशन जो है वो कम मिलेगा, सो न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है।
और मोस्टली जो है साउदर्न स्टेट में या वेस्टर्न घाट रीजन जो है महाराष्ट्र उड़ीसा का, और थोड़ा सा पार्ट वेस्ट बंगाल और नॉर्थ ईस्ट में जो है इस टाइप की सोयल मिल जाती है आपको। वेयर दी सोयल सपोर्ट डेसिडुअस एंड एवरग्रीन फॉरेस्ट, जहाँ पर ये एवरग्रीन और डेसिडुअस फॉरेस्ट में है वहाँ पर ह्यूमस रिच है, अदरवाइज पुअर है। जहाँ पर सेमी एरिड कंडीशन है वहाँ पर पुअर है। ओके, इरोजन इसमें बहुत जल्दी होता है, डिग्रेडेशन बहुत जल्दी होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसमें थोड़ा कंजर्वेशन टेक्निक को यूज करें, थोड़ा इसमें कंजर्वेशन टेक्निक अप्लाई करें, तो इसको जो है थोड़ा अप्रोप्रिएट बनाया जा सकता है, इसमें कुछ ना कुछ खेती की जा सकती है। और इसीलिए जो हिली एरियाज है कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, वहां पर जो है टी एंड कॉफी को जो है ग्रो करने के काम आती है। ओके, और अगर हम बात करें तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड केरला की, तो वहाँ की जो रेड लेटराइट सोयल है वो सबसे ज़्यादा सुटेबल होती है आपकी काजू की जो क्रॉप है, कैश्यू नट जो होती है, उसके लिए इम्पोर्टेंट है। तो आपको याद रखना है टी एंड कॉफी के लिए, कैश्यू नट के लिए क्या इम्पोर्टेंट है, लेटराइट सोयल और ब्रिक्स, जो कि आपका कंस्ट्रक्शन बन के लिए काम आती है, तो वो भी कौन सी सोयल है, लेटराइट सोयल है। ओके, these are only one picture of this। तो आपको इमेज से हमें पता चलता है, हम रिलेट करते हैं। पिक्टोरियल मेमोरी हमारी ज़्यादा होती है, तो हम क्या देखते हैं, जब अगर आपको अब दिखे कोई ऐसी मिट्टी तो आप ध्यान से समझना कि विच टाइप ऑफ सोयल इज दिस। ओके, तभी समझना कि आपको याद हो रहा है, अदरवाइज आपको और थोड़ा मेहनत करने की ज़रूरत है। तो इमेज को बहुत ध्यान से देखना है। उसके बाद आती है एरिड सोइल। ये रेड टू ब्राउन इन कलर में होती है, जनरली सैंडी, और एरिड से ही पता चल रहा है आपको, तो सैंडी तो होगी ही टेक्सचर में, और सेलाइन इन नेचर है। अब सेलाइन इन नेचर है तो सोल्ट, अब एक ही चीज से दूसरी चीज बन जाती है। अब क्योंकि सेलाइन है तो अब एरिड रीजन में है तो सैंडी है, सेलाइन है, सेलाइन है तो सॉल्ट कंटेंट हाई है, ठीक है। एंड कॉमन सोल्ट कैसे मिल रहा है, इससे इवेपोरेशन हो रहा है वाटर का, ठीक है। अब ड्राई क्लाइमेट है, हाई टेम्परेचर है, इवेपोरेशन बहुत जल्दी हो रहा है, तो क्या होगा, ह्यूमस भी कम होगा, मॉइस्चर भी कम होगा। सो एक ही पॉइंट से हमने कितने सारे पॉइंट्स निकाल लिए। और अब हम सोचते रहते हैं अरे ये 3 पॉइंट याद करने हैं, तो एक ही पॉइंट को अच्छे से याद करोगे तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ अपने आप बनते चले जाएंगे, ठीक है। बस थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है। ओके, अगर हम बात करें लोअर होराइजन्स की, तो वहां पर कंकर बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। एंड दिस कंकर लेयर फॉर्मेशन इन बॉटम होराइजन, इससे क्या हो जाता है, वाटर का इन्फिल्ट्रेशन जो होता है वो रुक जाता है, रेस्ट्रिक्ट हो जाता है। लेकिन अगर हम बात करें कि इसमें इरिगेशन प्रॉपरली किया जा सकता है, तो हाँ, अगर हम इसमें प्रॉपर इरिगेशन टेक्निक का यूज करें तो हम इसको जो है कल्टीवेबल बना सकते हैं। और इसमें एग्जाम्पल दे सकते हैं हम वेस्टर्न राजस्थान का। दीज आर द पिक्चर्स। आप देखते भी होंगे जब राजस्थान में आप आगे तक जाते हैं तो आपको इस तरीके से पेड़, मिट्टी दिखाई देती है, कुछ सूखे से, कुछ थोड़े दिखते हैं हरे से, तो इसी तरीके की मिट्टी आपको दिखाई देती है। उसके बाद आती है फॉरेस्ट सॉइल। ये आपकी हिली एरिया में मिलती है, माउंटेन एरिया में मिलती है जहाँ पर फॉरेस्ट होते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर इसकी बात करें क्या कैसी होती है, तो लोमी होती है, सिल्टी होती है जहाँ वैली साइड होती है। और अगर अपर स्लोप की बात करें तो वहां पर थोड़ी मोटी होती है, कोर्स ग्रेन्ड होती है, ठीक है। अगर बात करें जब स्नो एरिया की, जहाँ पर बर्फ पड़ती रहती है, तो वहां पर क्या होती है, एसिडिक होती है और ह्यूमस कंटेंट लो होता है। ओके, और अगर बात करें लोअर पार्ट्स की, जहाँ पर आपके रिवर टेरेसेस होते हैं, तो वहां पर जो है फर्टाइल होती है। These are the pictures of forest soil and this is the map of India, जहाँ पर आपको दिखाया हुआ है, जो आपको ग्रीन में दिख रहा है वो आपका फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस सोयल है। उसके बाद जो आपको सेकेंड दिख रहा है वो एलुवियल सोयल है, जो आपको लाइट ग्रीन में दिख रहा है। एंड थर्ड इज आपका जो थोड़ा पिंकिश है वो रेड एंड येलो है। उसके बाद जो ग्रे में दिख रहा है दैट इज ब्लैक। उसके बाद आपको फिर पीच कलर में, हल्का पीच है, उसमें लेटराइट सोयल है। और फिर आपको जो
थोड़ा ये लाइट येलो में दिख रहा है, दैट इज एरिड सॉइल। ठीक है, सो ये मैप आपको अपने दिमाग में बिल्कुल बना लेना है। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब इसको कोई भी चीज, जैसे लैंड डिग्रेडेशन पढ़ा था, फिर लैंड कंजर्वेशन पढ़ा था, तो ऐसे ही सोयल भी खराब होती है और फिर उसकी सोयल को कंजर्वेशन करने के लिए भी हमें चीजें यूज करनी पड़ेंगी। तो जब सोयल का जो डिन्यूडेशन होता जाता है, वो जो है वो उसके वॉशिंग डाउन होती चली जाती है, लीचिंग होती चली जाती है, या बहुत सारी चीज़ों से वो खराब होती चली जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं, सोयल इरोजन। उसमें डिफोरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, कंस्ट्रक्शन, ये माइनिंग, तो ये सब चीज़ें क्या देती हैं, सोयल इरोजन की तरफ हमें बढ़ावा देती हैं। उसके बाद जब ये सोयल जो है रनिंग, अब हम बात करें कि रनिंग वाटर आ रहा है, क्लेई सोयल है, तो वहां पर डीप चैनल्स बन जाते हैं जिसको गलीज बोल देते हैं, और इससे क्या होता है, गली इरोजन होता है। चंबल बेसिन में इसीलिए जो लैंड है वो बैड लैंड हो गई है, उसको रिवाइंस बोलते हैं। चंबल बेसिन में ये सबसे ज्यादा हो गया है। ओके, फिर बात करें जहाँ पर वाटर फ्लो करता है एज अ शीट ओवर लार्ज एरिया डाउन अ स्लोप, वहां पर शीट इरोजन हो जाता है। हवा की वजह से जो है लूज सोयल उड़ जाती है, और स्लोपिंग जो लैंड का हो जाता है उसको विंड इरोजन बोल देते हैं। ठीक है, और ये क्यों होता है, क्योंकि डिफेक्टिव मेथड ऑफ फार्मिंग वी आर यूजिंग। उसके बाद अगर प्लगिंग अलोंग द कंटूर लाइन, तो इससे क्या होगा, उसका फ्लो, जो पानी का फ्लो है वो रुकेगा। इसको कंटूर प्लगिंग बोल देते हैं। स्टेप्स कैन बी कट ऑन द स्लोप्स मेकिंग टेरेसेस, और इससे भी जो है इरोजन को रोका जा सकता है। तो अभी हमने पढ़े कि शीट इरोजन है, गली इरोजन है, विंड इरोजन है। ऐसे ही हम देख रहे हैं कि किन किन चीजों से हम कंजर्व कर सकते हैं सोयल को। तो कंटूर प्लगिंग है, आपकी टेरेस फार्मिंग है, उसके बाद स्ट्रिप्स क्रॉपिंग है कि आप स्ट्रिप्स बना दीजिए, और वो फिर देख लीजिए आप कि कैसे कैसे स्ट्रिप्स पर खेती करनी है, तो उससे भी क्या होगा, सोयल जो है कंजर्व रहेगी। ठीक है, बची रहेगी, तो उसको स्ट्रिप क्रॉपिंग बोलते हैं। उसके बाद फिर ट्रीज की जो है रोज बना दीजिए, उसको क्या बोलते हैं, शेल्टर बेल्ट्स, और इससे क्या होगा, स्टेबलाइजेशन होता रहेगा जो सैंड ड्यून्स हैं। ठीक है, सो दीज आर द पिक्चर्स ऑफ गली इरोजन। ये सैंड आपकी सॉइल इरोजन की पिक्चर है फर्स्ट वन, एंड दैट इज जो आपका वाटर की वजह से गलीज बन गई हैं, दैट इज द गली इरोजन। उसके बाद आता है आपका शीट इरोजन, और फिर ये टेरेस फार्मिंग, दिस इज शेल्टर बेल्ट, एंड दिस इज स्ट्रिप फार्मिंग। ओके, अब लास्ट में एक डाटा आपका दिया हुआ है, एंड दैट इज कि विलेज था एक सुखमौरी में, सॉरी विलेज है एक सुखो माजरी, और ये डिस्ट्रिक्ट ऑफ जबुहा। तो इसमें क्या दिखाया गया है, यहाँ के लोगों ने क्या दिखाया है कि लैंड डिग्रेडेशन को रिजर्व भी किया जा सकता है, रिवर्स कर सकते हैं हम, इसको हम उल्टा कर सकते हैं, उस लैंड को ठीक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वहां पर ट्री डेंसिटी जो है इंक्रीज कर दी गई है, इंक्रीज कर दी गई है, 13 पर हेक्टेयर थी 1976 में, और 1992 में उसको क्या क्या कर दिया गया, 1272 पर हेक्टेयर। सो जस्ट चेक द डिफरेंस। सो कैसे किया गया ये वहाँ पर, किस किस तरीके से जो है एग्रीकल्चर को इम्प्रूव किया गया, एनिमल केयर को इम्प्रूव किया गया, कैसे वहाँ पर इनकम के स्रोत बढ़ाए गए, तो वो सब चीज़ें जो है उन लोगों ने की, और उससे क्या हुआ, जो लैंड डिग्रेड हो गई थी वो रिवर्स हो गई और अच्छी हो गई। ओके, और वहाँ की इनकम भी देखो बढ़ गई। ठीक है, 10,000 to 15,000 जो है उसमें 1979 to 1984 में कितना चेंज आया। People's management is essential for ecological restoration, and this is what I am saying कि people की मैनेजमेंट नहीं है तो आप कोई भी मैनेजमेंट कर लीजिए, कुछ भी सही नहीं होगा। So people's management is very very essential. Okay, with people being made the decision maker by the Madhya Pradesh government, 2.9 million hectares or about 1% of India's land area are being greened across the state through watershed management। और वाटरशेड मैनेजमेंट के थ्रू एमपी गवर्नमेंट में क्या हो रहा है, इतना जो एरिया है वो क्या हो रहा है, उसको फिर से जो है पेड़ लगाए जा रहे हैं। ऑलराइट, सो अगर हम मैनेजमेंट करके चले, अच्छे से काम करें, तो क्या होगा, इन्वायरमेंट को देख के काम करें तो इन्वायरमेंट भी हमको देख के काम करेगी, और वो क्यों खराब होगी।
तो इसीलिए जो है अपना जो कंजर्वेशन जो चीज़ें हैं, प्रोग्राम्स हैं, मैनेजमेंट है, वो रखना चाहिए। ऑलराइट, so this finishes your chapter 1 of class 10th which was resources and development। इसी के साथ आपका चैप्टर जो है वो ख़त्म होता है। अब काम आपका है और आप डाउट्स बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अब इसको आप बार बार देखिए एंड बार बार रिवीजन कीजिए। मिनिमम रिसोर्सेज एंड मैक्सिमम रिवीजन अगर आप करेंगे तो डेफिनेटली आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। अब इसकी एक फाइनल वीडियो जो पार्ट 5 में आएगी, वो क्या होगा, आपकी जितनी भी एनसीईआरटी एक्सरसाइज है वो कंप्लीट करा दी जाएगी। एंड उसके बाद भी अगर आपको कोई पॉइंटर में किसी क्वेश्चन के आंसर्स चाहिए देन दैट विल बी अवेलेबल टू। बट तब तक के लिए आप इसको पढ़िए एंड रिवाइज कीजिए एंड देन वी विल सी इन पार्ट 5 कि हमें एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेते हैं और उसके बाद फिर देखते हैं हमें आगे क्या करना है। ओके, एंड देन वी विल कंप्लीट चैप्टर 2, 3, 4 etc. Okay, thank you and have a nice day, and don't forget to subscribe.